गुड मॉर्निंग। लास्ट एपिसोड को आपने देखा और वो था आपका फोनेटिक्स पार्ट 1। फोनेटिक्स पार्ट 1 में आपने देखा स्पीच से आप सबसे पहले तो परिचित हुए कि स्पीच क्या है, और स्पीच में आपने जाना सिंबल्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड फिगर्स ऑफ स्पीच। अब उसी का जो फर्स्ट आपको दिया गया सिंबल्स ऑफ स्पीच, मैं उसकी तरफ ही आज के इस वीडियो क्लिप में मैं आज डिस्कशन करने चल रहा हूं आपके साथ, जो यहां आपका मेंशन किया जा रहा है सिंबल्स ऑफ स्पीच। सिंबल्स ऑफ स्पीच के तहत मैंने ये 3 एरो साइन से मैंने इंडिकेट किया है, जिसमें मूल रूप से हमारा आ रहा है लेटर, साउंड एंड फोनिम। इन सभी ये सारे आज का हमारा टारगेट यह है कि सिंबल्स ऑफ स्पीच के तहत आज इन 3 पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा आज का ऑब्जेक्टिव यह है। प्रश्न यह उठता है कि हम इन सिंबल्स ऑफ स्पीच को क्यों जानें, फोनेटिक्स हम क्यों पढ़ें, फोनेटिक्स जानने के बगैर हमें क्या नुकसान हो सकता है, क्यों हम जानें। क्योंकि जब तक इस वाई का जवाब आप नहीं जानेंगे तब तक आप इनोवेटिव नहीं होंगे, इन्वेंटिव नहीं होंगे, और किसी भी चीज में आपकी मास्टरी नहीं होगी, आपकी दक्षता नहीं हो पाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू raise the question in your mind. You have to ask yourself why to know phonetics, why to know the phonetic symbols, the phonetic transcription. बहुत ही आसानी से आपको इस वाई का जवाब मिल जाएगा। मैंने जो आपको कोशिश किया समझाने का कि क्यों फोनेटिक्स जानना जरूरी है। आप देखें मैंने यहां पर 4 क्वेश्चंस लिखा है, मैंने 1 2 3 4। करना क्या है इसमें, आप देख रहे हैं 4 क्वेश्चन में आपका एरो साइन के साथ यहां इंस्ट्रक्शन मेंशन किया गया है। यूज अ और एन in the blanks. In each sentence, there are 4 sentences here, and in each sentence there is a blank. You find here the first sentence is, he has ... umbrella. You have to mention in the blank here, in this blank, either a or an. In the second sentence, he reads in ... university. In this blank also you have to mention either a or an. Third sentence, there are 12 months in ... year. And fourth, he has ... ear infection. प्रश्न बहुत ही आसान आपको लगा हो कि सर क्या पढ़ाने लगे आप, ये तो बहुत ही छोटे क्लासेस में ही हमने पढ़ लिया था कि हम कहां ए का प्रयोग करते हैं और कहां एन का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफिकेशन किया कि फर्स्ट सेंटेंस में हमारा क्या हो जाएगा। फर्स्ट सेंटेंस के ब्लैंक में ही हैज ... अम्ब्रेला, ए या एन, करेक्ट, एन अम्ब्रेला। सेकेंड, ही रीड्स इन ... यूनिवर्सिटी और एन यूनिवर्सिटी, ही रीड्स इन a university. Number 3, there are 12 months in ... year. तो यहां क्या हो जाएगा, there are 12 months in a year. He has ... ear infection. He has an ear infection. कितनी आसानी से सॉल्व हो गया है ना। ये आसानी से सॉल्व तो हो गया, बहुत आसानी से सारा आंसर आपने जान लिया कि अम्ब्रेला के पहले मींस द वर्ड अम्ब्रेला विल बी प्रीसीडेड बाय एन, द यूनिवर्सिटी विल बी प्रीसीडेड बाय ए, द ईयर विल बी प्रीसीडेड बाय ए, एंड द ईयर इन्फेक्शन विल बी प्रीसीडेड बाय एन। है ना, बहुत आसान। स्पून फीडिंग से जहां तक हो सके बचिए माय डियर लर्नर्स, माय डियर व्यूअर्स। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा
कि कभी भी कोई आसानी से कोई चीज मिल जा रहा है उससे बचिए। आप अगर नहीं इसको आपने अवॉइड किया, आप इजी मेथड की ओर जहां आप चले, अगर उसके लॉजिक की तरफ नहीं चले, उसकी क्या है रीजन, उस एग्जैक्ट रीजन की तरफ नहीं चले, तो आपको फिर प्रॉब्लम होगी। सो मेन रीजन की तरफ आप चलें, जहां इजी वे में आप चले। स्पून फीडिंग की चलो बहुत आसानी से शॉर्ट फॉर्म में बता दिया हमारा, क्योंकि मैक्सिमम मैंने देखा अब तक मेरी निगाह पड़ी जो हेल्प बुक है हमारी इंडिया में। मैं हेल्प बुक की बात इसलिए कह रहा था क्योंकि इंडिया के मार्केट में उनके बुक शॉप्स पे जो भी बुक्स हैं अवेलेबल, हिंदी मीडियम के बुक्स, उसमें निश्चित तौर पे जितने ग्रामर के बुक्स हों, मैं ग्रामर के बुक को लिखने वाले इंडिया के जो राइटर्स हैं उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा यहां, लेकिन मैंने देखा, मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने भी लाकर दिखाया और यह कहा कि सर बहुत ही इजी मेथड है सर, यहां अम्ब्रेला और यूनिवर्सिटी या फिर ईयर इन्फेक्शन के पहले हम AIN का प्रयोग जानने के लिए। क्योंकि सर देखिए अम्ब्रेला कैसे लिखा जाता है, जो उस बुक में मेंशन किया गया था उसके आधार पर मैं आपको यहां बताने की कोशिश कर रहा हूं। अम्ब्रेला यूनिवर्सिटी और फिर यहां है ईयर और फिर ईयर, ये आपने देखा, ये 4 फॉर्म्स में। और फिर क्या वो बुक वाले करते हैं कि देखो जी बहुत आसान तरीका है समझने के लिए कि हम कहां ए का प्रयोग करेंगे, कहां एन का प्रयोग करेंगे। वो सीधा बता देते हैं कि अम्ब्रेला की शुरुआती जो आप वर्ण देख रहे हैं वो स्वर वर्ण है। सुना आपने मैंने क्या कहा? वो बुक वाले यह बताते हैं कि अम्ब्रेला को लिखो तुम हिंदी में लिखो, और लिखने पर तुम पाओगे क्या कि वो अम्ब्रेला अ से शुरू होता है और अ हमारा हिंदी के वर्णों में स्वर वर्ण के तहत आता है, और इसलिए हम स्वर जैसे ही आएगा तो हम उसके पहले एन लगा देंगे। वहीं यूनिवर्सिटी को देख रहे हैं, यूनिवर्सिटी का हमारा शुरुआती ये जो वर्ण आ रहा है वो य आ रहा है, जो व्यंजन वर्ण है क से लेकर ज तक के बीच का, य र ल, वो वही य है हिंदी का व्यंजन वर्ण। ईयर को देख रहे हैं, फिर यहां पर भी ईयर में आपको य मिलता है हिंदी का व्यंजन वर्ण, और फिर यहां ये ईयर का आप देख रहे हैं, इस ईयर के तहत आपका आ रहा है ये स्वर वर्ण। जनाब आप एक बात जरूर सोचिए, जो मैंने कहा कि स्पून फीडिंग और जहां इजी मेथड आपने अपनाया, कोशिश किया, तो कभी भी आपका कॉन्सेप्शन क्लियर नहीं होगा। उसके बिल्कुल बॉटम तक जाइए। क्या इसी ढंग से सोचिए आप एक पल के लिए, क्या इसी ढंग से इंग्लैंड में भी बच्चों को पढ़ाया जाता हो? आखिर वहां पर भी, इंग्लैंड में भी, इवन की इंग्लैंड की बात दूर छोड़िए, मैं इंडिया के कुछ कॉन्वेंट स्कूल्स में, वेयर जस्ट आफ्टर एंटरिंग द प्रीमिसेस ऑफ दैट वेरी कॉन्वेंट स्कूल्स यू फाइंड दैट नॉट अ सिंगल वर्ड ऑफ हिंदी इज स्पोकन। इट इज स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड to use even a single word of Hindi in the campus. If anybody is found speaking the word of Hindi, that very person is fined, that very person is penalized. तो सोचिए फिर कि वो इंडिया के भी कॉन्वेंट स्कूल्स में हिंदी वर्ड का जहां प्रयोग नहीं करना है, वहां के बच्चे आखिर इंग्लिश में आर्टिकल्स का प्रयोग तो पढ़ते ही होंगे, तो उनको भी टीचर क्या उसी ढंग से वो बताएंगे? इंग्लैंड में भी क्या बच्चों को वहां आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं बताया जाता होगा? तो इंग्लैंड के भी टीचर्स वहां के बच्चों को, इंग्लैंड के बच्चों को क्या इसी मेथड से हमारा बताते, इसी ढंग से बताते हैं? वो अम्ब्रेला का हमारा हिंदी का स्वर वर्ण अ से शुरू होता है, यूनिवर्सिटी का हमारा हिंदी का व्यंजन वर्ण य से शुरू होता है, ईयर का हमारा शुरुआती जो वर्ण है जब हिंदी में लिखते हैं तो य से आता है, ईयर का हमारा ई से आता है, स्वर वर्ण है, इसलिए हम उसके पहले स्वर वर्ण जब रहेगा तो हम उसके पहले एन लगाएंगे, व्यंजन वर्ण होगा तो फिर हम उसके पहले अ लगाएंगे।
यदि ये बात होती तो हिंदी का ये वर्ण, हिंदी के ये अक्षर, या कह लीजिए हिंदी लैंग्वेज, ये हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज हो जाता, और बगैर हिंदी के सपोर्ट के बच्चे इवन की आर्टिकल्स का प्रयोग भी नहीं सीख पाते। मैं समझता हूं आपके इस भेजे में बात आ चुकी होगी, समझ गए होंगे कि क्यों आवश्यक है प्रत्येक वर्ड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जानना, उनके साउंड्स को जानना। अब चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं ब्रिटिश कैसे पढ़ाते हैं। यह इंडिया में पढ़ाया जाता है इस ढंग से। दिस इज द इंडियन अप्रोच, इंडियन मेथड। इंडिया में भी हिंदी भाषी क्षेत्र के और टेक्स्ट बुक नहीं, हेल्प बुक पढ़ करके पढ़ाने वाले टीचर्स पढ़ाते हैं। शॉर्टकट मेथड, ख्याल रहे पूर्वजों ने कहा है कि 6 महीने वाला रास्ता जो 6 महीने ठीक ठाक रहता है, शॉर्टकट तो होता है लेकिन डेंजरस होता है। लॉन्ग पड़ेगा, हमारा डिस्टेंस पड़ेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन दैट इज सेफ। इसलिए शॉर्टकट मेथड का प्रयोग मत कीजिएगा। अगर डेप्थ जानना है, अगर आपको कंसेप्शन आपका क्लियर करना है, तो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चे क्या कहते हैं कि सर उतना टाइम कहां है हमारे पास, अगर हम लॉन्ग मेथड से चलेंगे, बहुत ही डेप्थ के साथ चलेंगे, एक एक चीज पर एनालाइज करते चलेंगे तो बहुत हमारा वक्त लग जाएगा। बिल्कुल, जब वक्त था शुरुआती दौर में इंग्लिश को बिल्कुल अच्छी तरह एनालाइज करके पढ़ने का, उस समय आपने इंग्लिश को इग्नोर किया। अब जब आपको उन चीजों को जानना है तो आप कह रहे हैं मेरे पास वक्त नहीं है, तो फिर जाइए। आज सबसे ज्यादा जॉब के लिए किस ग्रेड के जॉब के लिए सबसे ज्यादा भीड़ है? 4th ग्रेड के जॉब के लिए, 3rd ग्रेड क्लरिकल जॉब के लिए। 2nd क्लास और 1st क्लास के लिए कहां भीड़ है? भीड़ नहीं है। और 1st क्लास का जॉब आसानी से आपको मिल जाएगा, बस इसी फेस की आवश्यकता तो होती है लैंग्वेज में। आपके पास फेस है या नहीं है? ये फेस क्या है? ये मैंने इसको एक्रोनिम किया है। फेस मींस यदि किसी बंदे के पास उस लैंग्वेज में फेस है, FACE है, तो निश्चित तौर पे he will be appointed in the 1st class job and he will never run after a job. The job will run after the candidate if the candidate acquires FACE, where F stands for fluency in that very language, A stands for accuracy in that very language, C stands for consistency, means the vocabulary, the diction you may say. So consistency, and E stands for efficiency, the use of stress, the use of intonation, the use of pause, the use of gesture, the facial expression, these things, इसे ही मैंने फेस कहा। तो सो कम ऑन, ये रहा इंडिया में बच्चों को पढ़ाया जाता है इस ढंग से ए और एंड का प्रयोग। अब देखिए कि ब्रिटिश लोग कैसे पढ़ाते हैं, तो यह है हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में पढ़ाए जाने का यह तरीका। यहां आप देख रहे हैं, ये वेस्टर्न कंट्रीज मींस यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज मींस इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज, यूं कह लीजिए इंग्लैंड भी हमारा है। अब यहां ये क्या लिखा है, मैंने ये लिखा अम्ब्रेला, आप देख रहे हैं, दिस इज द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। और अम्ब्रेला में आप देख रहे हैं कितने तरह के सिंबल्स हैं, सिंबल्स को काउंट कीजिए, नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 आपको सिंबल्स नजर आ रहे हैं, और ये सारे सिंबल्स किन के लिए हैं? 7 साउंड्स के लिए आ रहे हैं। दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर द साउंड द साउंड, दिस साउंड, द सेकेंड नंबर साउंड स्टैंड्स फॉर द साउंड ऑफ म, द थर्ड symbol stands for the sound of B, the fourth here symbol stands for the sound of R, the fifth symbol stands here for A, and the sixth symbol stands for the sound of L, the seventh symbol stands here for A, again A. You find here that there are 2 sounds of A, 2 symbols, especially in the beginning and in the end. Umbrella, umbrella,
दैट इज अम्ब्रेला। और इसके साथ साथ आप यह देखेंगे यहां इसके ऊपर जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो बी के ऊपर एक वर्टिकल लाइन छोटा सा होगा, दैट शोज द स्ट्रेस, द सिंबल ऑफ स्ट्रेस। मींस आपका फर्स्ट अ पढ़ने दे, अम्ब्रेला नहीं, अम्ब्रेला नहीं, अम्ब्रेला, 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 दैट इज स्ट्रेस्ड, उस पर हमारा स्ट्रेस पड़ रहा है। तो ये साउंड्स आपको जानना जरूरी है, फोनेटिक सिंबल्स को जानना जरूरी है। बच्चों को इंग्लैंड में या इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में सबसे पहले बच्चों को इन्हीं फोनेटिक सिंबल्स से परिचित कराया जाता है। जिन फोनेटिक सिंबल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? फोनेम्स। उन सिंबल्स को जो साउंड को रिप्रेजेंट करता है। हम क बोल रहे हैं तो क के लिए हमारा कौन सा साउंड, वो क साउंड के लिए हमारा कौन सा एक स्पेशल सिंबल आएगा? अ बोल रहे हैं तो कौन सा साउंड, ज बोल रहे हैं तो हमारा कौन सा, च बोल रहे हैं तो हमारा कैसे मेंशन करेंगे हम उसे? इन चीजों के लिए वो फोनेटिक सिंबल्स दिए जाते हैं, उन भिन्न भिन्न साउंड्स के लिए भिन्न भिन्न सिंबल्स दिए जाते हैं। और उन भिन्न भिन्न सिंबल्स की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो क्लिप में मैं देने जा रहा हूं। इसका आप अभी यहां पर देख रहे हैं, उन फोनेटिक सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं? दैट इज फोनेम्स। अब फोनेम्स भी हमारे टू हो जाते हैं, वावेल फोनेम्स एंड कॉन्सोनेंट फोनेम्स, वावेल फोनेम्स एंड कॉन्सोनेंट फोनेम्स। लेकिन ये मैं लिख दे रहा हूं यहां, वावेल फोनेम्स एंड कॉन्सोनेंट फोनेम्स, वावेल फोनेम, कॉन्सोनेंट फोनेम, फोनेम। ये वावल फोनेम और कॉन्सोनेंट फोनेम को जानने के पहले आपको चलना होगा यहां साउंड को, वावल साउंड, साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड। ये जानना बहुत आवश्यक है। जनरली लोग रटवा देते हैं हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स को, उनके टीचर्स, कि देखो जी 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, उसमें हमारे 5 वॉवेल्स हैं। कौन कौन है? ए, ई, आई, ओ, यू। और इन वॉवेल से जब शुरू होगा तो उसके पहले आपको क्या डाल देना है? एन का प्रयोग कर देना है, और बच्चे बस उसको रट लेते हैं। लेकिन यहां पर तो देखिए, ये अम्ब्रेला भी हमारा यू से ही आ रहा है, वॉवेल लेटर यू है, और यूनिवर्सिटी भी हमारा यू से आ रहा है। लेकिन दोनों में आर्टिकल्स हमारा ये डिफरेंट आ जा रहा है। अम्ब्रेला के पहले हमारा एन हो जा रहा है और यूनिवर्सिटी के पहले ए। यदि आपने साउंड्स को समझ लिया कि साउंड क्या है, और जब साउंड को समझ लिया तो फोनेम समझ जाएंगे आप, और फोनेम समझ जाएंगे तो फिर ए और एन का क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको अब लिए चलता हूं साउंड्स के बारे में। मैंने बताया साउंड्स तो कई तरह के साउंड्स होते हैं। कोई भी चीजें, जैसे मैं क्लैपिंग कर रहा हूं, आप देख लें, दिस ऑल्सो प्रोड्यूसेस साउंड। लेकिन इस साउंड की बात नहीं है। फिर कौन सी साउंड? वो साउंड जो आपके द साउंड दैट कम्स थ्रू द माउथ, और उस साउंड को निकालने में आपके माउथ के 3 पार्ट्स, 3 ऑर्गन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। एंड दोज आर लिप्स, द आउटर मोस्ट पार्ट, एंड देन टीथ, एंड देन टंग। ये 3 पार्ट्स ही साउंड्स को निकालते हैं। और इन साउंड्स के बोलने में कुछ साउंड्स ऐसे होते हैं जिनके साउंड्स के प्रोडक्शन में, उनके आर्टिकुलेशन में हम ना तो टीथ का कोई सपोर्ट लेते हैं, ना लिप्स का सपोर्ट लेते हैं, ना टंग का सपोर्ट लेते हैं। जैसे आप कुछ साउंड्स देख लीजिए, मैं बोल रहा हूं था, आप गौर करें, था साउंड को प्रोड्यूस करने में क्या लिप्स, टीथ या टंग की कोई सपोर्ट ली जा रही है? बेशक। टंग का फ्रंट पार्ट जो टिप है वो आपके पैलेट को टच कर रहा है। अगर आप टंग को ना मूव करें, उसे पैलेट पर हिट ना करने दें, तो क्या था का साउंड निकल पाएगा? आप प्रैक्टिस करके देख लीजिए। टंग को स्थिर रखिए, कांस्टेंट रखिए, प्रोड्यूस कर पाएंगे आप था साउंड को? नहीं, था नहीं बोल पाएंगे। वहीं आप बोले आ, आ, आ,
अ साउंड बोलने में, या आ, ऊ, ई, ये जितने भी साउंड्स को बोल रहे हैं, क्या इसको बोलने में, अ को बोलने में टंग, तेथ या लिप्स का कोई सपोर्ट लिया जा रहा है? नहीं। ई को बोलने में ई, टंग भी बिल्कुल एकदम कांस्टेंट है, लिप्स भी बंद नहीं हो रहा है, वो ऑब्स्ट्रक्शन नहीं पैदा कर रहा है, न तिथ, कोई सपोर्ट नहीं लिया जा रहा है। तो ऐसे साउंड, द साउंड दैट इज आर्टिकुलेटेड विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ लिप्स, तिथ और टंग। फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, there are two types of sound, vowel sound, consonant sound. So the sound that is articulated means that is produced without any support of lips, teeth or tongue is known as the vowel sound. किसको vowel sound कहा गया? The sound, वो आवाज जिसे, the sound that is articulated means that is produced, जिस साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है विदाउट एनी हेल्प, बिना कोई सहयोग के। किसके किसके बिना कोई सहयोग के? 3 पार्ट्स, 3 ऑर्गन्स आ रहे हैं माउथ के। नंबर 1, या तो न लिप्स का सपोर्ट लिया जा रहा है, न टीथ का और ना ही टंग का। इन तीनों में से किसी का कोई सपोर्ट नहीं लिया जा रहा है। सो दैट वेरी साउंड इज वॉवल साउंड। मैं वॉवल लेटर नहीं बोल रहा हूं। और यहां ए एन का प्रयोग पढ़ाने में, सिखाने में क्या बता देते हैं लोग कि वॉवेल लेटर्स जान लो, ए ई आई ओ यू, दीज आर द 5 वॉवेल लेटर्स। और इनसे द नाउन्स स्टार्टिंग विद द सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स स्टार्टिंग विद दीज वॉवेल लेटर्स आर जनरली प्रीसीडेड बाय एन। कंफ्यूजन में पड़ जाएंगे आपका। यहां देख लीजिए ना, यूनिवर्सिटी भी हमारा यू वॉवेल लेटर से शुरू हो रहा है, अम्ब्रेला भी यू, लेकिन दोनों के जगह डिफरेंट आ रहे हैं। यहां आप देख लीजिए, ये हमारा ईयर, यद्यपि कोई कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है, ईयर हमारा यहां वॉवेल लेटर आ रहा है। यहां तो आप कह लेंगे कि हाँ जी, ये तो हमारा ये वॉवेल लेटर इसलिए एन आ गया और यहां कॉन्सोनेंट लेटर इसलिए ए आ गया। नहीं, साउंड से हमारा आर्टिकल्स का मतलब है। साउंड, वॉवेल साउंड से अगर वो नाउन, द नाउन दैट स्टार्ट्स विद द वॉवेल साउंड, द सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट स्टार्ट्स विद द वॉवेल साउंड, नॉट वॉवेल लेटर, वॉवेल साउंड। तो जो वॉवेल साउंड से शुरू होता है उसके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो वॉवेल साउंड से शुरू हो रहा है, वॉवेल लेटर नहीं। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि वॉवेल लेटर से शुरू होने वाला सिंगुलर काउंटेबल नहीं, वॉवेल साउंड से शुरू होने वाला। वॉवेल साउंड मैंने आपको बताया कि द साउंड दैट इज आर्टिकुलेटेड विदाउट एनी हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ और टंग इज द वॉवेल साउंड। अब इसको आप उच्चारित करके देखिए। अम्ब्रेला बोल रहे हैं, हमारा फर्स्ट साउंड क्या है? अ है या म है? अम्ब्रेला जब आप बोलते हैं तो हमारा फर्स्ट साउंड क्या आता है? अ। मब्रेला नहीं बोलते हैं, म नहीं आ रहा फर्स्ट साउंड, मब्रेला नहीं, हमारा फर्स्ट साउंड क्या आ रहा है? अ। अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अ। और जब फर्स्ट साउंड अ को बोलते हैं तो आपने क्या देखा वहां? अ को बोलने में कहीं कोई ना लिप्स, ना टंग, ना टिथ, कोई सपोर्ट नहीं लिया जा रहा है, किसी तरह का किसी से कोई सपोर्ट नहीं लिया जा रहा है। सो दैट इज वॉवेल साउंड। और वॉवेल साउंड होने की वजह से हमारा यहां एन का प्रयोग हुआ है। वहीं यूनिवर्सिटी को आप देखिए, बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सिटी, ऊ। अगर यूनिवर्सिटी बोलते तो निश्चित तौर पर फिर हमारा यहां एन का प्रयोग होता है। यदि यूनिवर्सिटी बोलते ऊ, बिकॉज ऊ को भी बोलने में ना लिप्स, ना टीथ, ना टंग का मदद ले रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं है ये, यूनिवर्सिटी नहीं, ऊ नहीं, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी, य। आप देखिए टंग पैलेट को हिट कर रहा है और टंग में एक मोड़, वो टर्निंग आ रही है वो, और उससे एयर पास कर रहा है, तब हमारा निकल रहा है यू। आप देख रहे हैं टंग की मदद ली जा रही है इस या साउंड को प्रोड्यूस करने में। तो टंग की मदद ली जा रही है, तो ये क्या हुआ हमारा? कॉन्सोनेंट साउंड या फिर वॉवेल साउंड? करेक्ट, कॉन्सोनेंट साउंड। और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो चुका होगा? अब तो आपको यह बात समझ में आ गई होगी
कि हम फोनेटिक्स को क्यों पढ़ें, फोनिम्स को क्यों जाने, साउंड्स को क्यों जाने। साउंड्स आपने बहुत हद तक अच्छी तरह समझ लिया होगा कि साउंड्स जो मुंह से निकाले जा रहे हैं उसमें दो तरह के साउंड्स आ रहे हैं, वॉवल साउंड एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब चलते हैं हम फोनिम की तरफ। ये जितने भी तरह के वॉवल साउंड्स हैं, टोटल वॉवल साउंड्स आपके 20 के अप्रॉक्सीमेट हैं, 20, जिनमें 12 आपके मोनोफ्थोंग्स हैं एंड 8 हमारे डिफ्थोंग्स हैं। आगे की वीडियो क्लिप्स में आपको विस्तार से मैं बताऊंगा। कॉन्सोनेंट साउंड्स में आपके 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, 24, जबकि 26 लेटर्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, फ्रॉम ए टू जेड। इसमें आपके 26 लेटर्स, जबकि साउंड्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने हैं, 24। सोच लीजिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू नो। अब ये जितने भी साउंड्स हैं, इन सारे साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ कुछ सिंबल्स दिए गए। उन सिंबल्स को ही क्या कहा गया, फोनेम। किसे कहा गया, फोनेम। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, इफ यू आर एब्सेंट माइंडेड पे अटेंशन हियर, कम ऑन प्लीज, कि साउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक सिंबल दिया गया उसे क्या कहा गया, फोनेम। किसे फोनेम कहा गया, साउंड को या उस सिंबल को, राइट, सिंबल को कहा गया फोनेम। अब यहां देखिए इसमें कितने साउंड्स हैं, अ, म, ब, र, ए, ल, अ। देयर आर 7 साउंड्स, और सभी साउंड्स के लिए आप देख रहे हैं डिफरेंट सिंबल्स हैं। तो डिफरेंट सिंबल्स है मींस डिफरेंट, 7 क्या है, 7 साउंड्स मींस 7 फोनिम्स हैं हमारे यहां, है ना, 7 फोनिम्स। अब उसमें फोनिम्स में भी हमारे वॉवल फोनिम्स मींस द सिंबल दैट कम्स और दैट रिप्रेजेंट्स द वॉवल साउंड इज व्हाट, वॉवल फोनिम। वो सिंबल जो वॉवल साउंड को रिप्रेजेंट करता हो, जो उसको शो करता हो, वो वॉवल फोनिम हो गया। एंड द सिंबल दैट रिप्रेजेंट्स द कॉन्सोनेंट साउंड, दैट इज कॉन्सोनेंट फोनिम। तो हाउ मेनी वॉवल फोनिम्स इन हियर इन दिस फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन? वॉवल फोनिम्स में पूछो ना, वॉवल फोनिम्स, अ, ए and a. How many vowel phonemes are there in the phonetic transcription of umbrella? Correct. 3 vowel phonemes on the first position, on the 5th position A, and the last A. So you find here that out of 7 phonemes, there are 3 vowel phonemes and there are 4 consonant phonemes, ma, ba, ra and la. तो मैं उम्मीद करता हूं आपने समझ लिया होगा साउंड्स क्या हैं और फोनिम्स क्या हैं। उसी तरह यूनिवर्सिटी का यहां फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन मैंने यहां लिखा है, आप देख रहे हैं, ये साउंड है हमारा य का, ये सिंबल जो देख रहे हैं आप, दिस इज अ कॉन्सोनेंट फोनिम, और ये कॉन्सोनेंट फोनिम हमारा किसके लिए आ रहा है, य के लिए, य के साउंड के लिए। और ये आपका देख रहे हैं, ये है हमारा ईयर, आर इज मेंशन इन द ब्रैकेट मींस द साउंड or the letter that comes in the last of a word is generally not pronounced in England, इसलिए आर को ब्रैकेट में मेंशन किया जाता है। बहुत लाइट उसकी आवाज आती है, र की आवाज। सो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ईयर, ईयर, ईयर। लेकिन ये जो आपका आया, ये है, ये जो आप देख रहे हैं जे की तरह का जी, ये सिंबल, ये किसके लिए आ रहा है, या के लिए। दिस इज ईयर, ईयर, आप देख रहे हैं यहां ईयर के लिए, ये मैं एरो से इंडिकेट कर दे रहा हूं। अम्ब्रेला के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, और ये हो गया ईयर के लिए, एंड दिस इज फॉर ईयर के लिए। तो वॉवल साउंड को आपने समझ लिया, कॉन्सोनेंट साउंड को समझ लिया, वॉवल फोनिम को समझ लिया, कॉन्सोनेंट फोनिम को समझ लिया। चलता हूं मैं आपके लिए, कुछ यहां पर लिखा है, देखिए आप यहां साउंड्स दिए गए हैं, ये कुछ फोनिम्स दिए गए, आप देख रहे हैं, ये एक फोनिम है, ये है और ये है। हाउ मेनी फोनिम्स आर हियर, देयर 3, 1 2 3। अब ये साउंड आ रहा है, ये किसके लिए आ रहा है, ये मैंने लिखा है 26 अल्फाबेट जो हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, जो 26 लेटर्स हैं, उन लेटर्स में से ही मैंने 11 लेटर्स को यहां लिखा है, फ्रॉम ए टू जेड के बीच से।
अब ये उनका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन है। देखिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि जनरली लोग क्या बोलते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। बहुत गड़बड़। आपको यहां दिया गया ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ये किसके लिए आ रहा है, जेड। ये किसके लिए आ रहा है, देखिए ये साउंड है हमारा, ये जो लेटर है ये देख रहे हैं सिंबल, दिस फोनेम स्टैंड्स फॉर द साउंड ऑफ ड, दिस साउंड स्टैंड्स हियर फॉर अ, दिस साउंड हियर स्टैंड्स फॉर ब, हियर this sound stands for la, next ya, and this sound stands for u. So what is this here, w, w जनरली बोलते हैं क्या, w x y z, फटाफट बोल देते हैं, टीचर्स भी सिखा देते हैं, दैट इज w और w, करेक्ट w। सो अब इनके लेटर्स आपको मेंशन करना होगा, ये मैंने जो इंग्लिश अल्फाबेट के तहत आने वाले जो लेटर्स हैं, लेटर्स के लिए। अब ये बताइए क्या है, ये किसके लिए आ रही है, ये फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कौन से वर्ड के लिए आ रही है, लेटर कौन से लेटर के लिए, करेक्ट जेड। दिस इज फॉर डब्ल्यू। ये किसके लिए आ रहा है, ये जो सिंबल किसके साउंड के लिए आ रहा है, क के लिए। यह सिंबल किसके लिए आ रहा है, य, एंड दिस सिंबल स्टैंड्स फॉर ऊ। सो क्या हो गया, क य उ, क्या हो गया, करेक्ट क्यू। क या उ नहीं है, क्यू। देख रहे हैं बीच में क और य बोलने के बीच में हमारा एक वोवेल साउंड अ आ जा रहा है, क य उ। तो क य नहीं, क और य के बीच में कोई साउंड नहीं आएगा, कोई वोवेल साउंड नहीं, सीधा क्यू। क य को एकदम कंबाइंड और स्लाइटली बोलते हैं क्यू, क्यू, दैट इज क्यू। सो दिस वन इज क्यू, दिस वन इज वाई, दिस वन इज X, this one is, this stands for, this is the vowel phoneme and stands for R. So this one is for R. This one stands for, this phonetic symbol stands for Ya and this for U. So what is this? What is this? Correct. U. देखिए यहां एक लेटर है, लेकिन जब इसे मेंशन किया जा रहा है तो कितने फोनिम्स आ रहे हैं, 2 फोनिम्स। फर्स्ट फोनिम हमारा कॉन्सोनेंट फोनिम, सेकंड इज व्हाट, वोवेल फोनिम्स। ये हमारा क्या है, J, दिस इज डी जेड। ये जो देख रहे हैं ये सिंबल, ये क्या है, ज के लिए आ रहा है, ज। और ये क्या आ रहा है, ए के लिए, और ये क्या आ रहा है, ई। जे नहीं बोलते हम लोग, ई एफ जी एच आई के बाद जे बोलते हैं ना, जे, दैट इज रॉन्ग, दैट इज J। Here this stands for, ये देख रहे हैं, this phoneme, this symbol stands for what? This symbol stands for, correct, A sound के लिए, this stands for E sounds के लिए, और this, ये जो देख रहे हैं दो, ये किसके लिए आ रहा है, च के लिए। तो क्या हो गया, ये H पढ़ेंगे इसको, H पढ़ते तो सिर्फ ये और ये साउंड आता, ये बीच का जो देख रहे हैं आई की तरह का जो सिंबल है वो ये नहीं आता, ये दैट इज नॉट H, दैट इज H। दिस वन इज H। हियर दिस वन, ये फिर आ रहा है हमारा Z के लिए, Z, और फिर ये आ रहा है E के लिए, तो क्या हो गया, Z, करेक्ट, G, एंड दिस स्टैंड्स फॉर A। अब वहां मैंने लास्ट वो सीरीज में मैंने लिखा कि इसमें नंबर ऑफ फोनिम्स कितने आ रहे हैं, इसमें कितने आ रहे हैं, हाउ मेनी फोनिम्स आर देयर इन दिस साउंड, 3 फोनिम्स। देख रहे हैं 3 लेटर्स, यहां 3 सिंबल्स मेंशन कर रहा है। हाउ मेनी हियर इन दिस W, 1 2 3 4 5 6 फोनिम्स आ रहे हैं। हाउ मेनी इन Q, हाउ मेनी फोनिम्स आर देयर इन Q, 1 2 3। हाउ मेनी फोनिम्स आर देयर इन Y, 3, 1 2 3। How many phonemes in X, 1 2 3, again 3 phonemes.
How many phonemes are there in here? R is already ra sound is already here slightly pronounced, that is why it is mentioned in the brackets, in two brackets. So how many phonemes are there? A and ra. So two phonemes. So two. Here U, how many phonemes are there? 1 and 2, two phonems. How many phonemes are there in J? J, 1, that is 1. This one is together, next and next. So how many phonemes are there here? 3. And here H, 1, 2, and this one is together, Ch. So how many phonemes are there? 3. How many phonemes are in G? 1 and 2, two phonemes. How many phonemes are in A? Here 2 phonemes. और आज का ये डिस्कशन यहीं ओवर करता हूं मैं। आपने समझ लिया होगा कि इस सिंबल्स ऑफ स्पीच में सिर्फ लेटर को जानना, लेटर वर्ड से आप परिचित हैं, दैट इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं, लेकिन उन लेटर्स को जानने के साथ साथ आपको साउंड्स भी जानना है, फोनेम्स भी जानना है। साउंड्स में मैंने आपको बता ही दिया, वॉवल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। फोनेम्स में भी वॉवल फोनेम्स। Phoneme is the symbol for representing sound. That very symbol that represents a sound is what? Phoneme. Vowel phoneme and consonant phoneme. इन phonetics के तहत हमारा sound को हम क्यों जाने, इसको क्लियर करने के लिए मैं थोड़ी सी आर्टिकल्स की चर्चा इसमें मैंने किया, क्योंकि साउंड को आप नहीं जानेंगे तो इवन ए और एन का प्रयोग भी आप करेक्टली नहीं कर पाएंगे। और वही घिसी पीटी बातें, वही वो हिंदी के वो जो हेल्प बुक्स में मेंशन किए गए, टेक्स्ट बुक में नहीं। यदि आप कुछ इंग्लिश ग्रामेरियंस के बुक को आप पढ़ेंगे, जैसे रैंडोल्फ कर्क एंड सिडनी ग्रीनबॉम की बुक जो है, जो यूनिवर्सिटी इंग्लिश ग्रामर के नाम से है, या फिर आप पढ़ेंगे एजे थॉमसन एंड एवी मार्टिनेट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस लंदन की पब्लिश्ड बुक है, जिसको लिखा है दो राइटर्स, दो ग्रामेरियंस ने, टू ग्रामेरियंस ने, एजे थॉमसन एंड एवी मार्टिनेट, और उस बुक का नाम है प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर, और उसके 2 एक्सरसाइजेज में, एक्सरसाइजेज 1 एंड एक्सरसाइजेज 2। सो प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर को आप देखेंगे। माइकल स्वान की बुक जब आप देखेंगे, वो भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस लंदन की पब्लिश्ड है। माइकल स्वान की भी बुक जिसका नाम है प्रैक्टिकल इंग्लिश यूसेज। लीक एंड सवार्टबी की बुक है, सो मेनी, एफटी वुड की बुक है, सो मेनी ग्रामेरियंस आर देयर। वो सारे ग्रामेरियंस जब भी ए और एन का प्रयोग बताते हैं तो वो इस ढंग से हिंदी मेथड नहीं, वो टेक्स्ट बुक है, वो जहां का लैंग्वेज है वहां पढ़ाई जाने वाली वो ग्रामर की बुक्स है, तो वो हिंदी के ये इस ढंग से नहीं। अगर इस ढंग से मेंशन किया जाता तो हमारे हिंदी के सारे लेटर्स जो हैं, सारे वर्ण जो होते हैं वो, या हिंदी लैंग्वेज हमारा इंटरनेशनल लैंग्वेज हो जाता। तो आज आपने ये देखा, इसके साथ साथ मैंने लेटर्स को भी आपको बताया, और साउंड्स के कैसे आ रहे हैं, उनमें कितने फोनेम्स आ रहे हैं, इन सभी चीजों पर आज हमने चर्चा की। नेक्स्ट वीडियो क्लिप में आपको मैं बताऊंगा कितने वॉवेल फोनेम्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट फोनेम्स हैं। जो मैंने अभी बताया, कॉन्सोनेंट फोनेम्स हमारे 24 हैं, वॉवेल फोनेम्स हमारे 20 हैं। तो वो कौन कौन है और उनके किस साउंड के लिए क्या सिंबल होता है, हम लोग उस पर अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। आज बस इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल।